नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बहुमत की नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता से होगा फैसला। धारा 377 पर जनमत संग्रह की मांग खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, अपराध के दायरे से बाहर होते ही समलैंगिकों के खिलाफ खत्म हो जाएगा भेदभाव। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के लिए आधार अनिवार्य नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधार को जरूरी बताने वाली मीडिया रिपोर्टों का किया खंडन। कहा, किसी भी तरह का पहचान पत्र होगा मान्य। अब ऐतिहासिक धरोहरों की लोग ले सकेंगे तस्वीर। एएसआई से मिली इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो खींचने पर पाबंदी को लेकर उठाए थे सवाल। अजंता की गुफाओं, लेह पैलेस और ताजमहल के कुछ हिस्सों की फोटो लेने पर जारी रहेगा प्रतिबंध। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मरियम आज लौटेंगे पाकिस्तान। लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 300 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। और हिमा दास ने रचा इतिहास। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक स्पर्धा में जीता स्वर्ण। विश्व स्तर पर गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट। पहले वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी 8 विकेट से मात। कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच। खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर जनमत संग्रह की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि वो बहुमत से नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता से शासित होती है। कुछ वकीलों ने धारा 377 को बरकरार रखने की मांग करते हुए ये कहा था कि एलजीबीटी समुदाय देश की कुल आबादी का 5 से 8% है। संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि अगर धारा 377 को अपराध न माना जाए तो समलैंगिकता पर लगा सामाजिक धब्बा और इस समुदाय के साथ भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भेदभाव की वजह से इस समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। कोर्ट के मुताबिक धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध मानने के कारण ही इसे धब्बा समझा जाता है। मंगलवार से इस मसले पर सुनवाई चल रही है और अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। और जजों की कमी का सामना कर रहे हाई कोर्टों के लिए अब एक अच्छी खबर है। कानून मंत्रालय ने देश के 23 हाई कोर्टों में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए 69 नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भेज दिया है। तय प्रक्रिया के मुताबिक हाई कोर्ट कॉलेजियम जज बनने लायक उम्मीदवारों की छंटनी करते हुए अपने अपने यहां से कानून मंत्रालय को सूची भेजते हैं, जहां उसे अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया जाता है। पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्रालय ने हाई कोर्ट कॉलेजियम से आए 69 उम्मीदवारों के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट लेने के बाद उन्हें आगे भेजा है। पिछली मिसालों को अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट कॉलेजियम से नामित 40% उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम खारिज कर देता है। इस साल अब तक हाई कोर्टों में 34 जजों की नियुक्ति की जा चुकी है। 2016 में हाई कोर्ट में 126 जजों की नियुक्ति की गई, जिसे केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद किसी भी एक साल में सबसे बड़ी नियुक्ति बताया था। औसतन हाई कोर्ट में हर साल 86 नए जजों की नियुक्ति होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल जारी बयान में ये कहा है कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के मुताबिक सरकार गरीबों के लिए ये योजना लेकर आई है, इसलिए गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आधार कार्ड एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं किया है। आयुष्मान भारत को लेकर जारी गाइडलाइंस में यह साफ लिखा गया है कि आवेदन के दौरान किसी भी तरह का पहचान पत्र मान्य होगा। इस योजना का मकसद अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा लाभ देना है। और अब कुछ अपवाद को छोड़कर देश भर की तमाम ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें
आप अपने कैमरे में कैद कर सकेंगे। जी हां, कल दिल्ली में एएसआई मुख्यालय की नई इमारत के उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने धरोहरों की फोटो खींचने पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह आदेश जारी कर सभी ऐतिहासिक इमारतों की फोटो लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अजंता की गुफाओं, लेह पैलेस और ताजमहल के कुछ हिस्सों की तस्वीर लेने पर पाबंदी जारी रहेगी। आइए सुनते हैं कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। आज स्पेस टेक्नोलॉजी से हजारों मील ऊपर से दिल्ली की किस गली में कौन सा स्कूटर पार्क किया हुआ है, उसका नंबर क्या है, वो फोटो ले सकते हैं आप। लेकिन मॉन्यूमेंट पे बोर्ड लिखा है यहां फोटो खींचना मना है। अब वक्त बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो मैंने एक बार, जो हमारे यहाँ सरदार सरोवर डैम बन रहा था, ऊंचाई पे लोग आना चाहते थे, कभी कभी ओवरफ्लो होता, लोग देखना चाहते थे, वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, फोटो खींचना मना है बड़ा। तो मैंने उल्टा किया, मैं मुख्यमंत्री था तो कर सकता था। मैंने कहा यहां जो फोटो बढ़िया खींचेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और शर्त यह थी कि फोटो आपको अपलोड करनी होगी अपने वेबसाइट पे। आप हैरान होंगे जी, लोगों की भागीदारी से लोग फोटो खींचने लगे, लोग फोटो अपना ऑनलाइन डालने लगे। और फिर मैंने कहा यहां टिकट रहेगा, जो भी डैम देखने के लिए आएगा उसको टिकट लगेगा। ताजमहल के रख रखाव पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने अगले सोमवार को एक बैठक बुलाई है। इसमें ताज के संरक्षण पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि ताज के मूल रंग में कोई बदलाव नहीं आया है और उसके ढांचे में भी कोई खतरा नहीं है। ताजमहल के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से तल्ख टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें ताजमहल के रखरखाव पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि शीर्ष अदालत में इस मसले पर हलफनामा भी दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजमहल के ढांचे को खतरा नहीं है और मूल रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जहां तक उसके रंग परिवर्तन की बात है, मैं बताना चाहता हूं पानी की कमी के कारण यमुना में कुछ कीट वहां उत्पन्न होने लग गए हैं जो उस दीवार पर बैठते हैं और उनका एक्सक्रीटा जो उत्सर्ज जिससे उसका रंग बदलता है। हम हर सप्ताह उनको साफ करते रहते हैं। अक्टूबर से लेकर कुछ महीने तक में उसका प्रकोप ज्यादा रहता है, लेकिन ताज का मूल परिवर्तन रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है और ना ही ताज की बिल्डिंग की स्थिरता को किसी तरह का कोई भी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ताज संरक्षण पर पर्यावरणविद MC मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि अगर ताजमहल की उचित देखरेख संभव नहीं है तो हम इसे बंद कर देंगे या आप इसे ढा दीजिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ताज पेरिस के आईफिल टावर से ज्यादा सुंदर है, लेकिन ताजमहल के मुकाबले आईफिल टावर को देखने हर साल 8 गुना ज्यादा पर्यटक आते हैं। कोर्ट ने कहा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के बावजूद ताजमहल को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अदालत ने ताज ट्रेपेजियम जोन में औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर रोक के आदेश के उल्लंघन पर भी जवाब मांगा है। इसके लिए ट्रेपेजियम जोन के अध्यक्ष और आगरा के आयुक्त को 26 जुलाई को निजी तौर पर पेश होने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि IIT कानपुर ताजमहल के आसपास वायु प्रदूषण के स्तर का पता लगा रहा है। यह रिपोर्ट 4 महीने के भीतर आएगी। वहीं एक विशेष समिति भी बनाई गई है जो प्रदूषण के स्रोत का पता लगा रही है और इसे रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई से मामले की रोजाना सुनवाई करेगा। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल में आगरा के बाहर के निवासियों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। 17वीं सदी में बना ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने CPWD में भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए इसके खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि CPWD को इनोवेशन और आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ही तेजी से विकसित होते भारत की जरूरतें पूरी होंगी। उपराष्ट्रपति ने शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं को समय की जरूरत बताया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को सीपीडब्ल्यूडी के 164वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए सीपीडब्ल्यूडी को भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। There may be few black sheep, but the black sheep will be visible. The black sheep will be visible. So please take care to see, introspect that we do not get into that murky thing. Second is the problem of delay. Things should not get delayed. There is a saying, justice delayed is justice denied. The work delayed also, work denied. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में इस वक्त शहरी पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में नए शहर भी रुचि ले रहे हैं और इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। उपराष्ट्रपति ने शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं पर भी जोर दिया। There is an amount of urban renaissance that is taking place in India. Urban renaissance. Because you all know that this urbanization has become irreversible. People for education, employment, entertainment, economic upliftment, and enhanced medical facilities, they are all moving to towns. You can't stop it, even if you don't like it also. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसलिए सीपीडब्ल्यूडी को आधारभूत संरचना क्षेत्र में इनोवेशन और आधुनिकीकरण पर जोर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने नई बन रही इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा के भरपूर इस्तेमाल को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए नेचर, कल्चर और आर्किटेक्चर को बचाना जरूरी है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और डॉक्टर टीसी राघवन को आईसीडब्ल्यूए का महानिदेशक एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति और आईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने इस पद पर डॉक्टर टीसी राघवन की नियुक्ति पर मुहर लगाई। इस पद पर राघवन की नियुक्ति 24 जुलाई 2018 से प्रभावी होगी। डॉक्टर राघवन इस्लामाबाद और सिंगापुर में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। उन्होंने लंदन, थिम्फू और कुवैत के भारतीय दूतावासों में भी सेवाएं दी हैं। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इन बच्चों ने ब्रेव किड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल के इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन यूक्रेन और पोलैंड में यूनेस्को के साथ मिलकर किया गया। बच्चों ने उपराष्ट्रपति के सामने हमारी सांस्कृतिक विरासत नामक प्रस्तुति भी दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक दूसरे की संस्कृति को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। इससे हमें सहिष्णु बनने में मदद मिलती है और दूसरी परंपराओं की जानकारी भी मिलती है। उपराष्ट्रपति ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और जून में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कल जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खुदरा महंगाई दर 5% रही। पिछले महीने ये दर 4.87% थी। पिछले साल जून में खुदरा महंगाई दर 1.46% थी। हालांकि जून में खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट आई। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर मई के 3.1% से घटकर जून में 2.91% पर पहुंच गई। हालांकि ईंधन की कीमतें 5.8% से बढ़कर 7.14% पर पहुंच गई। मई में औद्योगिक उत्पादन की दर भी घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। मई में ये दर 3.2% रही। पिछले साल इसी महीने में आईआईपी की दर 2.9% थी। इस साल मई में विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन लचर रहा, जिस वजह से इसमें कमी आई। और केंद्र सरकार ने मुकदमेबाजी में उलझे टैक्स विवादों को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब टैक्स विभाग 20 लाख रुपए या उससे अधिक के मामले में ही ट्रिब्यूनल और कोर्ट में जा सकेगा। पहले ये सीमा 10 लाख रुपए थी। हाई कोर्ट में 50 लाख रुपए या अधिक के मामले में ही अपील की जा सकेगी। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कल इसका ऐलान किया। हर छोटे टैक्स पेयर को, मध्यम टैक्स पेयर को, मध्यम वर्गीय
छोटे व्यापारी को, लघु व्यापारी को, मध्यम वर्ग व्यापारी और उद्योग को, सभी को इससे बहुत बड़े पैमाने पे राहत मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी लोगों का समय कोर्ट कचहरी के बदले व्यापार करने में, अपने उद्योग चलाने में ज्यादा रहे। और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत अगर मौजूदा गति से विकास करता रहा तो वो अगले साल तक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नाबार्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ने के साथ देश को 3 क्षेत्रों में काम करना होगा। इनमें गरीबी का खात्मा, कृषि क्षेत्र में सुधार और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर करना शामिल है। अरुण जेटली ने यह कहा कि दुनिया में छिड़े ट्रेड वॉर के बीच भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। भारत ने फ्रांस को ओवरटेक कर लिया जीडीपी में और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और इसी गति से हम बढ़ते गए तो शायद अगले वर्ष का जब डेटा आएगा तो हम 6ठे से 5वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं टूटेगा और दोनों पार्टियां मिलकर 2019 के चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगी। बिहार के एक दिन के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और पहल की जानकारी दी। उन्होंने नेताओं से सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी कहा। नीतीश बाबू हमारे साथ आ गए हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी के साथ नीतीश बाबू रह नहीं सकते, वो फिर से एनडीए के टूटते हैं। अब उनकी टिकटिकी लगी है, ये झगड़ा हो जाएगा, वो झगड़ा हो जाएगा, मीडिया को डालते हैं, तस्वीरें लिखते हैं, कुछ नहीं होने वाला भैया। लाल टपकाना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। नीतीश जी और हमारा गठबंधन बिहार के अंदर 40 की 40 सीट जीतकर एनडीए की सरकार तैयार। और केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 17 राज्यों में गांवों के विकास के लिए 2017-18 के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 61 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया, जिनमें सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके तहत 126 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। इसके तहत इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, सड़क संपर्क, नालियां, पीने के शुद्ध पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों के विकास की समीक्षा के दौरान 17 राज्यों के अधिकारियों के साथ साथ 25 सीमावर्ती जिलों के जीएम ने इलाके की जरूरतों और अब किए गए कामों का ब्यौरा भी पेश किया। बीएडीपी के तहत सीमा से सटे 17 राज्यों के 111 जिले आते हैं। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के विशेष विकास की जरूरतों को पूरा किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश रवाना होंगे। इस दौरान वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और आतंकवाद समेत कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह अपने समकक्ष बांग्लादेश के गृह मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें वे दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। और भारत ने बांग्लादेश के अनुरोध पर ब्रिटिश सांसद लॉर्ड कालाइव का वीजा रद्द कर दिया है। कालाइव कल दिल्ली में बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। उन्हें जेल में बंद बांग्लादेश के विपक्षी नेता खालिदा जिया का समर्थक माना जाता है। लॉर्ड अलेक्जेंडर कार्लाइल बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के वकील रहे हैं। उन पर 1971 में बांग्लादेशियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। उनका इरादा इस साल बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव में विपक्ष की नेता खालिदा जिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। भारत को जब इसकी भनक मिली तो तुरंत उनका वीजा रद्द कर दिल्ली से वापस भेज दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने भी इसके लिए भारत से अनुरोध किया था। So the motivation is a bit suspect. Now, the only thing which I can figure out, one,
is that he was trying to create some kind of a problem between India and Bangladesh, our relationship. And second is also to create some kind of a misunderstanding between India and the opposition party in Bangladesh. लॉर्ड कार्लाइल ने भारत के लिए वीजा आवेदन में व्यापार के मामले में भारत आने की बात कही थी। लॉर्ड कार्लाइल भारत की धरती का दुरुपयोग बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में करना चाहते थे। वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ यहां से बयान देकर बांग्लादेश में अंदरूनी संघर्ष बढ़ाने की योजना बना रहे थे। भारत इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता था कि भारत की धरती से एक दोस्ताना देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के स्थानीय समय अनुसार शाम 6:15 बजे लाहौर पहुंचने की संभावना है। नवाज की वापसी के मद्देनजर लाहौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाहौर पहुंचने की नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवाज और मरियम को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर हवाई मार्ग से रावलपिंडी की आदियाला जेल लाया जाएगा। एनएबी के चेयरमैन जावेद इकबाल ने नवाज शरीफ और मरियम की हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के लिए एक 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। लाहौर में करीब 300 से ज़्यादा पीएमएलएन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। पीएमएलएन की अपने शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लंदन से स्वदेश वापसी पर हवाई अड्डे पर बड़ी रैली की तैयारी थी। शरीफ और मरियम को पाकिस्तान की एक अदालत ने एवनफील्ड अपार्टमेंट मामले में दोषी ठहराते हुए 10 और 7 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव भी होने हैं। और वर्ल्ड बैंक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने पर दुनिया को भारी नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने संयुक्त राष्ट्र मलाला दिवस के मौके पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई में बाधा डालने से विश्व को 150 से 300 खरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज द हाई कास्ट ऑफ नॉट एजुकेटिंग गर्ल्स में ये कहा गया है कि कम आय वाले देशों में 2/3 से भी कम लड़कियां प्राइमरी शिक्षा पूरी कर पाती हैं और 3 में से केवल एक ही लड़की माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर पाती है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि औसतन जिन महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है उनकी काम करके पैसा कमाने की संभावना उन महिलाओं से लगभग दोगुनी होती है जो अशिक्षित हैं। इस मौके पर नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि जब 13 करोड़ लड़कियां शिक्षा के अभाव में इंजीनियर या पत्रकार या सीईओ नहीं बन पाती, जिससे विश्व को खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, जन स्वास्थ्य और स्थिरता को मजबूत किया जा सकता है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल रेलवे स्टेशन परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए कलाकारों को पुरस्कार दिया है। सौंदर्यीकरण में अव्वल रहने वाले 62 स्टेशनों के बीच हुई प्रतियोगिता के तहत पहला पुरस्कार महाराष्ट्र के बल्हार शाह और चंद्रपुर को दिया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार मधुबनी और मदुरै को मिला है। गांधीधाम और कोटा स्टेशन को तीसरा पुरस्कार दिया गया। स्थानीय कलाकारों की मदद से कई स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया गया। इसके अच्छे परिणामों से उत्साहित रेल मंत्रालय अब कलाकारों की मदद से रेलवे कोचों को भी कलाओं से संपन्न बनाने जा रहा है। और अब खेल जगत की खबरें। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की हिमा दास ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही हिमा IAAF वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। खिताब की प्रबल दावेदार 18 साल की हिमा ने 51.46 सेकंड के समय के साथ गोल्ड पर कब्जा जमाया। हिमा से पहले भारत की किसी भी महिला ने विश्व चैंपियनशिप के किसी भी स्तर पर स्वर्ण पदक नहीं जीता था। हिमा दास की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बधाई दी है। और वहीं क्रिकेट में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में 8 विकेट से हरा दिया।
3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली। भारत ने पहले गेंदबाजी की। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 6 विकेट लेते हुए इंग्लैंड को 268 रन के स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। जवाब में 269 रनों का लक्ष्य भारत ने 40.1 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल किया। रोहित शर्मा ने 114 गेंदों पर 15 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 137 रन की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने 75 और शिखर धवन ने 40 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। इस मैच में कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच बने। वहीं सीरीज के पहले मुकाबले में कुलदीप ने 10 ओवर के कोटे में सिर्फ 25 रन देकर 6 इंग्लिश बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा। इसके साथ ही कुलदीप ने एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे वनडे क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले कलाई स्पिनर बन गए। उनसे पहले बाएं हाथ का कोई भी स्पिनर ये कारनामा नहीं कर पाया था। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। और फीफा विश्व कप के विजेता को लेकर फुटबॉल प्रशंसकों का इंतजार खत्म होने वाला है। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में 15 जुलाई को फ्रांस और क्रोएशिया के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। जहां क्रोएशिया टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है तो दूसरी तरफ फ्रांस की टीम तीसरी बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं तीसरे और चौथे स्थान के लिए फीफा विश्व कप में कल इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच मुकाबला होगा। पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम को फ्रांस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच मुकाबला कल शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में विस्तार से जानकारी और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ आप हमारी स्पेशल कवरेज देखिए फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। और पीवी सिंधु ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हांगकांग की थिपोयिन को 21-16, 21-14 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में आज सिंधु का सामना अमेरिका की सोनिया चीह से होगा। वहीं पुरुष एकल में पी कश्यप कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के कांता सुनेयामा के खिलाफ 18-21, 21-18, 19-21 से हार गए। जबकि चौथे वरीय एसएस प्रणय को इंडोनेशिया के सोनी डवी कुनकोरो के खिलाफ सीधे गेम में 18-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। सेरेना विलियम्स और एंजेलिक कर्बर के बीच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। 23 ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना ने सेमीफाइनल में बेल्जियम की जूलिया जॉर्जिस को मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। सेरेना ने जूलिया को 6-2, 6-4 से मात दी। वहीं कर्बर ने सेमीफाइनल में लातविया की येलेना ओस्टापेंको को 6-3, 6-3 से हराया। कर्बर दूसरी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष एकल में आज राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल केविन एंडरसन और जॉन इश्नर के बीच होगा। और अब बात मौसम की। गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों के कई रिहायशी और निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भरने से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से फंसे करीब 900 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राज्य में कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं असम में बाढ़ की हालत गंभीर है। राज्य के 35 गांव में 24,226 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर जिले में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और पूर्वोत्तर बिजली निगम को रंगा नदी बांध से बिना चेतावनी के और पानी नहीं छोड़ने को कहा है। कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से राज्य की नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और इसी के साथ सुबह 9 बजे के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आखिर में आपको छोड़ जाते हैं देश में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल। और ब्रेक के बाद आप देखिए विशेष में 74वां संविधान संशोधन। नमस्कार।